दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इंसान कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना जान गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर कैसे इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है। हम बात करने वाले हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। क्लाउड सीडिंग से मुराद आर्टिफिशियल बारिश बरसाना। क्या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हालात में खुशहाली और सैलाबी सूरत-ए-हाल के जो मसाइल है इनको कंट्रोल करना मुमकिन है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Cloud seeding is most successful in wet years, so this was a huge winter for them. They actually stopped early because Mother Nature. At the University of Colorado, researchers are working on artificial intelligence to deploy cloud seeding drones. In China, they're waging war on the weather. A drought so severe, they're firing rockets into the sky to make it rain. The practice is known as cloud seeding. दोस्तों, क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कुदरती तौर पर जो बारिश होती है वो कैसे बरसती है। आइए समझते हैं बारिश बरसने का पूरा प्रोसीजर क्या है। बारिश का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है हमारी ज़मीन पे मौजूद पानी से। जब सूरज की तपिश हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदरों, दरियाओं या झीलों में मौजूद पानी में पड़ती है तो वह पानी वाटर वेपर की शक्ल में हवा में एवोपरेट हो जाता है। पानी जब लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तब्दील होता है तो उसे एवोपरेट होना या एवोपरेशन कहा जाता है। आप सभी ने स्कूल में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में तो पढ़ा होगा, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी में ये तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं। आइस यानी सॉलिड, वाटर यानी लिक्विड और वाटर वेपर या भाप यानी गैस। जब ये आबी बुखारात ऊपर पहुंचते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में होते हैं। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि हवा में तैरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप जानते हैं जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते जाते हैं इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है। भले ज़मीन का मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज जैसे कि पहाड़ी एरियाज की बात करें तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। जब ये ड्रॉपलेट्स हाई एल्टीट्यूड पे पहुँच जाते हैं तो ये फ्रीज हो जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इनका साइज़ भी बड़ा होता जाता है। यानी एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट के साथ मिलते जाते हैं और कंडेंसेशन होने लगती है। दोस्तों, जब पानी दोबारा गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक वो इतनी वजनी ना हो जाए कि हवा उनको होल्ड ना कर सके और वो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने लग जाएं। अब नीचे गिरते हुए अगर हवा का टेम्परेचर ठंडा होगा तो वो ड्रॉपलेट्स बर्फ़ की शक्ल में ही नीचे गिरेंगे, यानी बर्फ़बारी होने लगेगी। और अगर हवा का टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो बारिश की बूंदों की शक्ल में ही बरसने लग जाएंगे। बारिश बरसने के लिए एक चीज़ और भी है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर बारिश बरसने का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाएगा। वो है हवा में मौजूद उन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के लिए किसी ठोस सरफेस का होना, जिससे कि उनको आपस में मिलने यानी कंडेंस होने में मदद मिल सके। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि जब आप पानी को बॉईल करते हो तो उसमें से वाटर वेपर भाप की शक्ल में हवा में एवोपरेट हो जाता है। तो उस भाप के रास्ते पे अगर कोई ठोस सरफेस जैसे कि आपका हाथ या कोई चीज़ लाएंगे तो वो वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा और आपके हाथ पे पानी जमा होने लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हवा में ठोस पार्टिकल्स कैसे आएगी। तो दोस्तों, ये काम करते हैं हवा में मौजूद वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में उड़ रहे होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स उन ड्रॉपलेट्स को आपस में कंडेंस होने में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब ये बहुत सारे आबी बुखारात यानी ड्रॉपलेट्स आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बारिश की ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हवा इनको होल्ड नहीं कर पाती। तब वो रेन ड्रॉप्स बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं और ऐसे बारिश बरसने लगती है। अब समझते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग की दरियाफ्त दुनिया में पहली बार साल 1947 में हुई थी। इस चीज़ का क्रेडिट जाता है डॉक्टर विंसेंट शेफर को, जिन्होंने क्लाउड सीडिंग का पहला टेस्ट कंडक्ट किया था। डॉक्टर विंसेंट शेफर ने कुछ ड्राई आइस ली अपने साथ और उसे क्रश कर लिया। ड्राई आइस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को आ जाता है जो कि -78 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करती है। आपके घर में जो एसी या रेफ्रिजरेटर में जो गैस चलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है एक्चुअल में। डॉक्टर विंसेंट शेफर ने वो ड्राई आइस अपने साथ एक ट्रेन में रखी और एक बादल के ऊपर जाके वो ड्राई आइस स्प्रे की। उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब साबित हुआ और बारिश बरसना शुरू हो गई। ड्राई आइस से एक्चुअल में हो ये रहा था कि जब वो उन बादलों के ऊपर ड्राई आइस का स्प्रे कर रहे थे तो वो बादल ड्राई आइस की वजह से ठंडे होने लग रहे थे, जिससे कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस था वो ज़्यादा फास्ट होने लगा। मतलब वो आबी बुखारात रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए और बारिश बरसना शुरू हो गई। दोस्तों, बाज़ औक़ात एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर तो मौजूद होते हैं मगर उन्हें एक बेटर सरफेस या वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिल रही होती जिससे कि इनकी आपस में कंडेंसेशन हो सके। डॉक्टर शेफर के अलावा भी एक और साइंटिस्ट थे जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। वो थे डॉक्टर बेरहार्ड वॉन गॉट। वो इस चीज़ को एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। उनका मानना था कि मैं ड्राई आइस का इस्तेमाल ना करूँ जिससे कि चीज़ें ठंडी बने और क्लाउड सीडिंग। वो चाहते थे कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाए जिससे क्लाउड सीडिंग करी जा सके।
उनका मानना था कि जितनी बेहतर सरफेस होगी उतनी अच्छी कंडेंसेशन होगी और ज़्यादा जल्दी इस प्रोसेस को किया जा सकेगा। डॉक्टर वॉनवर्ड ने ये सोचा कि क्यों ना मैं उन वाटर वेपर को ऐसी सरफेस दे दूं जिससे कि ज़्यादा जल्दी कंडेंसेशन हो सके। उन्होंने इस चीज़ के लिए सिल्वर और आयोडाइड का इस्तेमाल किया। इन दोनों केमिकल को मिक्स करके जब इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने देखा सिल्वर आयोडाइड ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वाटर वेपर को। जब सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए तो वाटर वेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब वाटर वेपर होता है उसे हेल्प मिलती है ड्रॉपलेट से रेन ड्रॉप्स बनने में। सेम चीज़ होने लगती है जैसे डस्ट पार्टिकल से केस में था, लेकिन उससे थोड़ा सा फास्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो इस सारे प्रोसेस में हम क्लाउड्स को बस सीड कर रहे हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के लिए पहले से क्लाउड्स का होना जरूरी है, जब क्लाउड सीडिंग करी जा सकती है। हम खुद से नए बादल बना के बारिश नहीं करवा सकते, या यूँ कह लें कि हम वक्त से पहले बारिश बरसा देते हैं, यानी जो बादल कमजोर होते हैं उन्हें सीड करके इस काबिल बना दिया जाता है कि वो बारिश बरसा सके। आज के दौर में क्लाउड सीडिंग 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके की जाती है। पहला, डॉक्टर शिफर ने जो किया था, ड्राई आइस का इस्तेमाल करके बादलों को ठंडा किया जाए और कंडेंसेशन करवाई जाए। दूसरा, डॉक्टर वेनेगट ने सिल्वर और आयोडाइड का इस्तेमाल के साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो था ज़मीन से क्लाउड सीडिंग करी जाए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर शिफर का जो प्लान था वो वर्क तो कर रहा था, लेकिन जहाज़ का इस्तेमाल करके बादलों पे क्रस्ट ड्राई का इस्तेमाल करना ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। डॉक्टर वेनेगट ने यह किया कि एक रॉकेट में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके ज़मीन से फायर किया जाए और बादलों में ब्लास्ट कर दिया जाए, जिससे कि वो सिल्वर आयोडाइड बादलों में फैल जाए। ये तरीका बहुत कामयाब हुआ और आज के दौर में सबसे मकबूल तरीका माना जाता है। ये तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज का। साल 2017 में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग के कुछ साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए क्लाउड सीडिंग करने पर एक्सपेरिमेंट किया। इस चीज को लास्ट ईयर यूएई ने ऑफिशियली अटेम्प्ट किया, जब ड्रोन्स के जरिए बादलों को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया और बारिश बरसाई गई। ये तरीका ज़्यादा बेहतर भी है और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा मुफीद भी, लेकिन ये अभी इब्तदाई मराइल में है। इस पर और काम किया जा रहा है इसको बेहतर बनाने के लिए। ये तो था क्लाउड सीडिंग से बारिश बरसाने का तरीका। अब आइए जानते हैं क्लाउड सीडिंग को और किन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बारिश को बरसाने के साथ साथ बारिश को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें करना ये होगा कि जिस एरिया में बारिश नहीं करवानी उसके आसपास के तमाम एरियाज में क्लाउड सीडिंग कर दी जाएगी। उससे होगा ये कि जो बादल उस एरिया की तरफ आ रहे होंगे वो बारिश बरसा के ख़त्म हो जाएंगे और उस एरिया से बारिश होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। इस चीज़ को प्रूव किया गया जब चाइना में 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान बारिश की प्रेडिक्शन थी, तो उन्होंने बीजिंग के आसपास के तमाम एरियाज में एक दिन पहले क्लाउड सीडिंग कर दी, जिससे वो बादल वहीं खत्म हो गए और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान आसमान बिल्कुल साफ था। इसके अलावा दोस्तों किसी फंक्शन या इवेंट में बारिश ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में दोस्तों 50 से ज़ायद कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चाइना सबसे आगे है और बाकी कंट्रीज में यूएसए, यूके, रशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज हैं। इस वक्त चाइना दुनिया के सबसे बड़े वेदर मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें कंट्री के 60% एरिया में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश बरसाना है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग को वॉर के टाइम पे भी यूज़ किया गया है एक वेपन के तौर पे। 1960s में वियतनाम वॉर के दौरान यूएस ने मानसून के मौसम में जंग के दौरान वियतनाम में क्लाउड सीडिंग कर दी, जिससे हुआ ये कि वियतनाम में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और सप्लाई लाइन्स बुरी तरह डैमेज हुई, जिससे वियतनाम आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा इंडिया में भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए। 1951 और 1952 में एयर बलून्स की मदद से क्लाउड सीडिंग करी गई। क्या पाकिस्तान में भी कभी क्लाउड सीडिंग की जा चुकी है? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ऑफिशियली साल 2000 में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, जब सिंध में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसके अलावा साल 2015 में जब कराची में हीट वेव की सिचुएशन मौजूद थी, तो इस बात पर गौर किया गया था, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से ये ऑपरेशन मुकम्मल ना किया जा सका। हालिया दिनों में पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में सर्दियों के दिनों में जो धुंध आ जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। अब सवाल ये आ जाता है, क्या मौजूदा हालात में सैलाबी सूरत हाल या फिर खुश्क साली पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक। जी हाँ दोस्तों, जब हम क्लाउड सीडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में बादलों का मौजूद होना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग से हम एक सहरा को रेन फॉरेस्ट में तब्दील कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सहरा में बादल बहुत कम पाए जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी में हम पहले से मौजूद बादलों को सीड करके ताकतवर बना रहे होते हैं, ना कि नए बादल बना रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल एनवायरनमेंट और जानदारों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
फिर चाहे वो आप रॉकेट्स का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग करें या ड्रोन्स की मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज देके। वक्ती तौर पे तो ये इफेक्ट नहीं करता, मगर आप बारिश का इन्हिसार मुकम्मल तौर पे क्लाउड सीडिंग पे करेंगे तो ये मुमकिन नहीं, खासकर गरीब ममालिक के लिए तो बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्लाउड सीडिंग से हम ये कर सकते हैं कि इस एरिया के बजाय इस एरिया में बारिश करवा दी जाए, या यहाँ बारिश ना हो यहाँ हो जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल बादल बनाकर बारिश बरसाई जा सके। तो इसे आर्टिफिशियल रेन कहना गलत होगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये काम कैसे करती है और क्या फ़ायदे और नुकसान हैं इस टेक्नोलॉजी के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।